हेलो। हेलो। नमस्कार गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से आईवीएस में। सो हम हिंदी शुरू किया था हमने सीबीएसई के जो हिंदी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए हमने हिंदी के टॉपिक शुरू किया था। ठीक है। सो कल हमने जो है वो हिंदी भाषा का जो है वो बेसिक चीज़ें पढ़ी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने जो है वो क्या क्या देखा कल। हमने कल प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बात की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है जी। तो कल हमने बात की आपकी प्राचीन काल की आर्य भाषाओं के बारे में। ठीक है। सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज। तो कल हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने देखी कल। ठीक है। हमने जो है वो संज्ञा के बारे में बात की। हमने जो है वो संज्ञा प्रणाली बारे मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में बात की हमने। ठीक है। प्रारंभिक मध्यकालीन आर्य भाषाओं के बारे में बात की। पाली के बारे में हमने बात की। हमने जो है वो पाली के जो है वो व्युत्पत्ति क्रम को भी देखा कल। ठीक है। व्युत्पत्ति क्रम क्या होता है कि मतलब कि पाली जो है वो पाली भाषा किस तरह से बनी। ठीक है। सो हमने जो बधुशेखर चट्ट भट्टाचार्य जी जो थे उनके हमने जो है वो उनका व्युक्ति क्रम हमने देखा, जिनमें जो है वो सबसे पहले उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले पंक्ति शब्द बना, फिर पंक्ति शब्द बना, फिर पत्ती शब्द बना, फिर पट्टी शब्द बना, फिर पल्ली शब्द आया और अंत में पाली शब्द आया। ठीक है। उसके बाद हमने फिर भंडारकर और वाकर नागल जी का भी व्युत्पत्तिकरण देखा। तो जिन्होंने कहा कि पहले प्राकृत बना, फिर पाकट बना, फिर पाउट बना, फिर पाउल बना और अंत में पाली शब्द बना। ठीक है जी। सो ये हमने कल देखा था। ठीक है। चलिए ये हमने कल जो चीज़ें हमने कल पढ़ी हैं उनके बारे में हम मोटा मोटा ध्यान कर रहे हैं। ठीक है। हमने कच्चायन के बारे में बात की हमने कल कि उनकी जो है वो कच्चायन के अनुसार जो है वो आपका पाली ध्वनि पाली भाषा में जो है वो 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। फिर मोगलान है ना, मोगलान के बारे में हमने बात कही थी कल की मोगलान के अनुसार भी जो है वो पाली भाषा में जो है वो 43 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। ठीक है जी। चलिए हमने फिर जो है वो वर्णमाला में जो परिवर्तन आए थे पाली भाषा में वो देखे। तो संस्कृत में जो है आपका री और जो ली शब्द थे वो हमने पाली भाषा में समाप्त कर दिए। उसके बाद कुछ और परिवर्तन भी आए थे कि व्यंजन सरलीकरण हो गया। क्या क्या हुआ कि आपका जो है आपका श था इसको जो है हमने एक स बना दिया। ठीक है। ये आपका कुछ पाली भाषा में व्याकरण के सरलीकरण हुए, है ना। फिर हमने कुछ और बातें भी की थी कि आपका जो है वो पाली भाषा में सुक्त व्यंजनों का जो है वो अधिक सरलीकरण कर दिया गया और भाषा को बोलना और भी आसान हो गया, है ना। फिर पाली भाषा की संस्कृत में मैंने आपको बताया था कि नपुंसक लिंग को समाप्त कर दिया गया, है ना। जैसे कि आपका संस्कृत भाषा है उसमें 3 लिंगों का वर्णन है ना, जिसमें सबसे पहले आता है आपके पास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। लेकिन जैसे हम पाली भाषा में आए तो हमने नपुंसक लिंग को समाप्त कर दिया। ठीक है। उसी तरह से वचनों में भी जो है वो संस्कृत में कितने वचन थे? 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन जैसे हम पाली भाषा में आए तो हमने द्विवचन को समाप्त कर दिया, एक वचन और बहुवचन, जो कि आज भी हम उसी को फॉलो करते हैं, है ना। आज भी हमारे पास एक वचन और बहुवचन ही होता है, द्विवचन नहीं है, या फिर नपुंसक लिंग का प्रयोग नहीं होता है अब। ठीक है जी। तो
ये हमने कल देखा था। उसके बाद हमने जो है वो आपका और भी चीज़ें पढ़ी। तो इसके साथ आपका जो है वो पाली भाषा यहीं पे समाप्त हो गई आपकी, कि पाली भाषा का जो भी आपका विकास हुआ वो हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं आपके पास प्राकृत भाषा के बारे में। प्राकृत, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की जो दूसरी अवस्था थी, मैंने आपको मध्यकालीन आर्य भाषा की 3 अवस्थाएं बताई थी। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ठीक है। तो प्रथम प्राकृत में हमें पाली भाषा इंक्लूड की हमने, पाली भाषा आती है। द्वितीय प्राकृत में आपके पास आती है स्वयं प्राकृत भाषा, ठीक है। तो मोटे तौर पर हम बात करें तो प्राकृत भाषा जो है आपकी 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जो है वो प्राकृत भाषा का समय हमने माना है, ठीक है जी। हिंदी भाषा में प्राकृत भाषा का जो समय है वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है जी। जिसमें जो आपका प्राकृत भाषा की विकास की अवस्थाओं में जो है वो किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है, आदि जो है वो व्याकरणों के 3 चरणों में बांट दिया है, ठीक है। प्रथम प्राकृत, ठीक है, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बताया था, है ना। तो प्रथम प्राकृत हमने पाली भाषा को लिया था, ठीक है। और द्वितीय प्राकृत कुछ विद्वानों ने ऐसा माना कि संस्कृत के सरलीकरण का कारण जो है वो द्वितीय प्राकृत बना, ठीक है, कि द्वितीय प्राकृत के समय जो है संस्कृत काफ़ी ज़्यादा सरल हो गई। प्राकृत का मतलब होता है प्राकृतिक थिंग, जो प्राकृतिक है, बिल्कुल जो प्राकृतिक होता है मतलब जो बिल्कुल सरल है सबके लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हेमचंद्र जी ने लिखा है कि प्रकृति संस्कृत तत्र भवतः तत्र आगत वा प्राकृतम, ठीक है। प्रकृति संस्कृत तत्र भवंत तत्र आगत वा प्राकृतम, मतलब प्रकृति का जो मूल है वो संस्कृत है और संस्कृत से जो आगत है वो प्राकृत है, ठीक है जी। ये हेमचंद्र जी ने लिखा है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं आपको कि प्रकृति संस्कृत तत्र भवन्त आत्र, ठीक है, प्रकृति संस्कृत तंत्र तत्र भवत तत्र आगत वा प्राकृतम, मतलब कि क्या है, संस्कृत प्रकृति है और संस्कृत से जो चीज निकली है, संस्कृत से जो आगत है उसे हम बोलते हैं प्राकृत, ठीक है, ओके। द्वितीय प्राकृत को हम जो है वो साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत के बाद जो भाषाएं हुई उन्हें हम तृतीय प्राकृत कहते हैं या फिर उन्हें अपभ्रंश का नाम भी दिया जाता है। संस्कृत के बाद जो प्राकृत भाषाएं आई उन्हें हम बेसिकली बोलते हैं अपभ्रंश, ठीक है। किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप वो आपका कहलाता है अपभ्रंश, ठीक है। तो सामान्य रूप से वर्तमान काल में प्राकृत नाम उस रूढ़ भाषा के लिए उपयोग होता है जो 1 ईस्वी सन से शुरुआत होकर 5वीं शताब्दी तक हमारे साहित्य में प्रचलित रही, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सामान्य रूप से जो वर्तमान काल में जो प्राकृत नाम है वो उस भाषा के लिए उपयोग होता है जो 1 ईस्वी से लेकर 5वीं मतलब पहली शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक जो आपका साहित्य था उसमें विद्यमान रही, उसे हम बोलते हैं प्राकृत, ठीक है। तो प्राकृत की प्रथम अवस्था मैंने आपको पाली बताई थी, प्राकृत की द्वितीय अवस्था है स्वयं प्राकृत, ठीक है, और प्राकृत का तीसरी अवस्था अपभ्रंश, ठीक है। तो प्राकृत की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्वनि की संरचना संबंधी विशेषताएं अगर हम देखें तो विसर्गों का क्या हो गया,
लोप होना की प्रक्रिया जो थी वो बेसिकली पाली में शुरू हो गई थी। ठीक है, कि जो विसर्गों का लोप होने की प्रक्रिया थी वो बेसिकली कहाँ शुरू हो गई थी? पाली में शुरू हो गई थी, है ना, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली में जो है आपका य व्यंजन का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता था, जबकि प्राकृत भाषा में प्राय य समाप्त होने लग पड़ा। ठीक है, तो एक चीज ये है कि जो आपकी विसर्गें थी वो तो बेसिकली पाली में ही खत्म होना शुरू हो गई थी, लेकिन आपका पाली में एक वर्ण था य, जिसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता था। लेकिन जैसे हम प्राकृत भाषा में आए तो य का जो उपयोग है वो बेसिकली समाप्त होने शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। उसके स्थान पर हमने ज प्रयुक्त करने लग पड़ा, जैसे यथा, जस, है ना, या फिर ये, जो। ठीक है, तो पाली में जो है वो संस्कृत के सुक्त व्यंजनों को जो है वो सरल करने के लिए जो है वो द्वितत्वकरण जो है वो प्रक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, और प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं क्षतिपूरक या फिर दीर्घीकरण कहा जाता है। जैसे मृत्यु, है ना, मीच, जीभा, है ना, जीभा, फिर जीभा हुआ, फिर जीभ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या था ये? वैसा था मृत्यु, फिर मृत्यु हो गई, फिर मीच। ठीक है, वैसे मीच बोलते हैं मरने को, है ना। वैसे उसी तरह से संस्कृत में हम करते हैं जीभा, है ना, फिर प्राकृत में आया वो जीभा हो गया, क्योंकि, और हिंदी में आके पाली में आके ये जीभा हो गई, और प्राकृत में आके ये क्या हो गया? जीभ हो गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पाली भाषा में भाषा को थोड़ा सा सरल किया गया, लेकिन जैसे हम प्राकृत में आए तो हमने भाषा को काफ़ी अधिक सरल कर दिया, इसलिए हम पाली भाषा को इस समय अधिक नहीं मानते हैं। लेकिन बेसिकली प्राकृत जो आपकी भाषा है उसे जो आपका हिंदी का जो बिल्कुल अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी बोलते हैं, उसका जो जन्म है वो बेसिकली हम कहाँ से मानते हैं? प्राकृत भाषा से। ठीक है जी, चलिए, तो क्षतिपूरक दीर्घीकरण संस्कृत से हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, क्षतिपूरण मतलब कि उस जो शब्द संस्कृत के शब्द थे उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर पाना, बदल पाना जो है वो बेसिकली क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण जो है वो संस्कृत से हिंदी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ना। मतलब महत्वपूर्ण प्रक्रिया कैसे है कि संस्कृत के शब्द थे उन्हें हिंदी में हम अच्छे से कन्वर्ट कर पाए, है ना, हिंदी में अच्छे से प्रयोग कर पाए। अगर हम प्रयोग नहीं कर पाए मतलब कि क्या, वो उसको हम उपयोग ही नहीं कर पाए ढंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्याकरणिक संरचनाएं संबंधी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृत की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो संस्कृत के सरलीकरण की प्रक्रिया से जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें जो है वो हमें तत्समीकरण, है ना, तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्समीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, तत्समीकरण की प्रक्रिया मतलब क्या हो गई? तत्समीकरण की प्रक्रिया को कहने का भाव ये है कि तत्सम शब्द हम किन्हें कहते हैं? तत्सम शब्द हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम संस्कृत से उठाते हैं, जिन्हें हमने संस्कृत से उठाया है और सीधा हिंदी में उपयोग कर रहे हैं, ज्यों का त्यों, उन्हें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, उसे बोला जाता है तत्समीकरण की हमने संस्कृत भाषा से शब्दों को लेना शुरू किया। तद्भव, अगर हम इसको तत्समीकरण की जगह तद्भवीकरण लिखते तो इसका भाव क्या था कि हमने संस्कृत के से शब्द तो लिए लेकिन हमने क्या किया, उनको जो है थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, है ना। जैसे कि हमने पीछे शब्द देखा था, जैसा कि अभी आपने शब्द देखा था, है ना, जैसे शब्द था जीभा, हमने शब्द उपयोग कर रहे हैं हम लोग जीभ, है ना, टंग, है ना। जैसे शब्द था अस्थियां, अभी हम शब्द यूज करते हैं
हड्डियां, ठीक है, लेकिन वो क्या है, तद्भवीकरण। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हुई है कि हमने संस्कृत भाषा से जो है वो सरलीकरण की प्रक्रिया में जो है वो पुनः हमने क्या शुरू किया, तत्समीकरण की शब्द, हमें संस्कृत के कुछ शब्दों को उठाकर हमने ज्यों का त्यों ही हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके जी। हम इसमें कुछ विद्वानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भरत मुनि की, है ना। तो भरत मुनि का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है रस। ठीक है, रस, है ना, हिंदी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। और भरत मुनि उसके क्या हैं, जो है वो जनक, है ना। रसों के बारे में सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे भरत मुनि। भरत मुनि के जो ग्रंथ हैं उन्हें हम बोलते हैं नाट्य शास्त्र। ठीक है, और प्रमुख प्राकृत जो है वो आपके मगधी में है ना। प्राकृत में भेद है, आपके प्रमुख प्राकृत थे भरत मुनि के अनुसार जो थे वो मगधी, मागधी, है ना, अवंतिजा, प्रच्या, शेरसेनी, जिसे हम सूरसेनी भी बोलते हैं, अर्धमगधी, ठीक है, बाहिक, ठीक है, दक्षिणात्य महाराष्ट्री जिसे कहा जाता है। फिर गौण विभाषाएं जैसे शाकरी, अभीरी, चंडाली, शबरी, द्रविड़ी, उदैची, है ना, बंचारी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके भरत मुनि थे उन्होंने प्राकृत भाषा को दो पार्टों में डिवाइड किया, दो भागों में। ठीक है, सबसे पहले आपके मुख्य प्राकृत, जो मुख्य प्राकृत भाषाएं थी उनके बारे में बात की आपकी भरत मुनि ने। और उसके बाद उन्होंने गौण विभाषाएं, जो बेसिकली क्या हैं, प्राकृत तो हैं लेकिन वो गौण हैं, देसी हैं थोड़ी सी। ठीक है, ओके। फिर आप क्या आते हैं बररुचि। ठीक है, बररुचि, प्राकृत प्रकाश, इनका ग्रंथ का नाम है प्राकृत प्रकाश। तो बररुचि ने भी जो है वो शेरसेनी प्राकृत को जो है वो कहा, महाराष्ट्री प्राकृत को कहा, मगधी प्राकृत उन्होंने बताया, और पैशाची प्राकृत के बारे में भी उन्होंने बात की। फिर हमने हेमचंद्र जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हेमचंद्र, तो हेमचंद्र जी जो थे उनका ग्रंथ का नाम है प्राकृत व्याकरण, है ना। उन्होंने आर्षी, अर्धमगधी जिसे कहा जाता है, और चालुका, पैशाची और अपभ्रंश, जब उन्होंने प्राकृत के भेद बताए। ठीक है, ओके जी। तो चालुका पैशाकी का जो है वो, चालुका जो पैशाकी है आपका, उसको दंडी ने भूत भाषा कहा है, दंडी। ठीक है, तो प्रश्न यहां से उठ सकता है कि चालुका पैशाची को भूत भाषा किसने कहा था। तो हमें ये शब्द याद रखना पड़ेगा कि दंडी ने जो था वो चालुका पैशाची को भूत भाषा कहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ना। मुझे पता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपको लग रही हैं कि काफ़ी डिफिकल्ट शब्द सुनने को आ रहे हैं, थोड़ा सा बोरियत भरा टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको करना ही पड़ेगा, जितना बोरियत भरा भी हो। ठीक है, ओके। हेमचंद्र को जो है वो प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है जी, हेमचंद्र जिन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा है, प्राकृत व्याकरण जिन्होंने लिखा है, और उन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है ना। पाणिनि जो ओरिजिनल लेखक थे, उनके ग्रंथ का नाम था पाणिनि का अष्टाध्याय, है ना। अष्टाध्याय किसने लिखा था, पाणिनि ने। ठीक है, ओके जी। चलिए, अब हम, ये तो हो गया हमारे प्राकृत की बात। अब हम प्राकृत के तीसरे भाग में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं अपभ्रंश की। ठीक है, तो मध्यकालीन आर्य भाषा में जो तीसरी अवस्था आई उसे बोला जाता है अपभ्रंश। ठीक है, अब जो है हम संस्कृत से बहुत दूर निकल आए हैं, है ना। संस्कृत से बहुत दूर हम निकल आए। हमने क्या किया, हमने पहले पाली का प्रयोग किया, फिर हम प्राकृत में आए, और अब जो है हम कहाँ पहुँच गए हैं, अपभ्रंश। हिंदी अब हमारे आसपास ही है। ठीक है,
अपभ्रंश। सो अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या है, अपभ्रंश जो है वो हमारी आधुनिक हिंदी का के बीच की क्या है, कड़ी है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पे जो है वो, है ना। आपने शब्द सुना होगा ना संगम, है ना। अभी जो है वो कहाँ हुआ था, अभी जो है वो क्या हुआ था, संगम पे अभी जो है वो बेसिकली महाकुंभ भी हुआ था संगम पे, है ना। सो उसी तरह से अपभ्रंश जो है वो, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी जो है वो आपस में क्या है, ये संस्कृत फिर पाली प्राकृत और अपभ्रंश में आने के बाद हम हिंदी के साथ जुड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बीच की कड़ी है, ठीक है। और भाषा के अर्थ में इसका जो है वो प्रयोग 6ठी सदी में होने लगा, ठीक है। सो एक पहली से लेकर 5वीं शताब्दी तक हमने प्राकृत का प्रयोग किया, है ना। और 6ठी शताब्दी से लेकर शुरू जो हम जब 6ठी शताब्दी शुरू हुई तब हम अपभ्रंश में जो है वो पहुंच गए, है ना। अपभ्रंश को जो हम अवहट, है ना, औघड़, है ना, बेसिकली औघड़, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभीर, है ना, अभीरिक, विभ्रंश, अवहट, औहट, है ना, औघड़, बेसिकली औघड़। अपभ्रंश होता है बेसिकली औघड़, मतलब जो किसी चीज का बिगड़ा हुआ रूप, है ना। जब हम किसी चीज को बिगड़ा हुआ बोलते हैं हम उसको बोलते हैं औघड़, औघड़ ज्ञानी, है ना। मतलब इसमें ज्ञान बहुत है लेकिन वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आपके आसपास लोग होते हैं ना जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उनका वो ढंग से बात नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत, उनका ज्ञान कम है लेकिन बात ढंग से करते हैं, तो अब उन्हें हम नहीं बोलते कुछ। लेकिन जो बहुत ज्ञानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, औघड़ ज्ञानी, कि इसका ज्ञान है इसके पास लेकिन औघड़ है थोड़ा सा, मतलब जो थोड़ा सा क्या है, गुस्सैल टाइप का इंसान है, बिगड़ा हुआ इंसान है। सो बेसिकली इसे भी यहाँ पे वही चीज उपयोग हुई है कि अपभ्रंश को हम अवहट, बेसिकली औघड़, है ना, अभीरिकी, अभीर, विभंश, अवहट, ये सब कहा जाता है ना। ओके, वाक्य पदियम, वाक्य पदियम में भर्तहरि ने बताया कि सर्वप्रथम ब्याढ़ी, ब्याढ़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश कहा है, ठीक है। सो प्रश्न अब यहां से यह उठता है कि किसी शब्द को अपभ्रंश सबसे पहले किसने कहा था। तो किसी, ठीक है, कि जो संस्कृत के जो बिगड़े हुए रूप था उसे अपभ्रंश सबसे पहले किसने कहा, है ना। तो वो कौन थे, ब्याढ़ी, ठीक है, वो कौन थे, ब्याढ़ी, ठीक है। देखिए प्रश्न हमें यहीं से निकलते हैं, छोटे छोटी चीजों से, हर छोटी छोटी लाइन से ही हमें प्रश्न निकलेंगे और हमें वो हर छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नाम याद रखने पड़ेंगे कि ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, इस नाम से हमें क्या याद रखना है, ठीक है। सो आप अगर आप मेरा ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं तो आप जो है वो क्या करें, आप जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको लिखना शुरू करें, ठीक है। आप कहीं से भी नोट्स ले लीजिए, कितनी बुक्स खरीद लीजिए, लेकिन उन सब चीज़ों में ये छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो शायद हम उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं किसी समय, लेकिन जब हमने अपने आप से ही ये प्रश्न किया हो कि इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है, ठीक है। अगर हम अपने आप से रोज़ ये प्रश्न करें कि अगर मैंने टॉपिक पढ़ा और इस टॉपिक से मुझे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो अगर हमने 10 में से 8 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिए, 2 छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, मतलब कि 80% भी अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तब भी हमारा काम काफ़ी हद तक हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जाम में 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें एग्जाम में अगर हम 80 से 90% स्कोर कर रहे हैं मतलब कि हम जो है वो सेफ जोन में हैं, क्योंकि 100 तो कभी किसी के नहीं आएंगे ना। तो हमें 80-90% चीज़ों को ही क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि इस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि क्या है ना, वाक्य पदियम, ठीक है, वाक्य पदियम में जो है वो, ठीक है। तो भर्तहरि ने बताया कि जो है वो सर्वप्रथम ब्याढ़ी ने संस्कृत के मानक शब्दों को क्या कहा था, अपभ्रंश कहा था, है ना। तो हमें ब्याढ़ी याद रखना पड़ेगा कि
अपभ्रंश सबसे पहले किसने कहा था, है ना। तो आपके ब्याडी के जो ब्याडी का जो ग्रंथ है उसको हम कहते हैं लक्षणोत्कर्षण संग्रह, लक्षणोत्कर्षण संग्रह, ठीक है। अब ब्याडी के ग्रंथ के बारे में बात हो सकती है कि ब्याडी का ग्रंथ कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं लक्षणोत्कर्षण संग्रह, ठीक है जी। ओके, पतंजलि के महाभाष्य ने अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें आपके अपभ्रंश का जो है वो प्रमाणिक प्रयोग हुआ है, ठीक है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है, ठीक है जी। तो पतंजलि ने जो है वो अपभ्रंश का जो प्रयोग है वो कैसे किया है, अपशब्द के समानार्थक रूप से, ठीक है। अपशब्द के समानार्थक रूप से जो पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग किया है, और प्रमाणिक रूप से अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कहां पे हुआ है, पतंजलि में, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार भी अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने किया था, ठीक है। अब अलग अलग राइटर अपने अलग अलग राय रखते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमने डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है वो अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया था, चंड ने अपने 6ठी शताब्दी में चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है, जिसने उसने अपने पिता गुहसेन, ठीक है, जो आपका 650 ईस्वी पहले से पहले को संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के तीनों का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो धारसेन के शिलालेख में मिलता है जिसमें उनके पिता गुहसेन, ठीक है। अब यहां पे एक और प्रश्न बनता है कि संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि किसे कहा जाता है, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का जो कवि है उसे किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहते हैं हम लोग, गुहसेन को, ठीक है। गुहसेन को क्या कहते हैं, संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के कवि, ठीक है। ओके, आचार्य दंड, अब यहां पे हम कुछ आचार्यों की बात करें, आचार्य दंडी, ठीक है। तो जिन्होंने इसे अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहा है, भरत मुनि ने इसे अभिरोकी कहा है ना। बगभट्ट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम्य भाषा कहा है, कि ग्राम वालों की भाषा, ठीक है। और कीथ ने अपभ्रंश का संबंध अभीरों और गुंजरों से माना है, ठीक है। कि कीथ ने जो है, कीथ एक कवि हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश का जो संबंध है किससे माना, अभीरों से और गुजरों से, ठीक है। कि अभीर और गुज्जर प्रजाति के जो लोग थे वो बेसिकली अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है जी। चलिए, रुद्रट ने अपने काव्यालंकार में 6 भाषाओं का उल्लेख किया है, उनमें अपभ्रंश भी है, ठीक है। दामोदर पंडित ने आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण में जो है वो कौशल की भाषा को अपभ्रंश कहा, ठीक है। ग्रिस्टन, पिशेल, भंडारकर, चटर्जी, बर्नर आदि ने जो है विद्वानों ने जो है वो अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि जो है वो कीथ, याकोबी, जुलाश, है ना, अल्सडॉर्फ आदि विद्वानों ने जो है वो जो आपके अपभ्रंश है उसको देश भाषा नहीं माना। मतलब कि यहां पे आपको जो है प्रश्न यहां पे कि ये भी उठ सकता है कि किसने देश भाषा माना है, किसने नहीं माना है। तो इसमें आपको किसी एक जो है वो कवि का नाम आ सकता है कि इस कवि ने
क्या अपभ्रंश को देश भाषा माना है या देश भाषा नहीं माना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और महाकवि कालिदास की जो कृति है विक्रमोर्वशीम के चतुर्थ अंक में जो है वो अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं। ठीक है, धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कथा, ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम काव्य है। ठीक है, डॉक्टर याकोबी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, भविष्यत कथा। ठीक है, सो हमें ये भी याद होना चाहिए, साथ साथ में हम जो है वो कुछ कथाएं भी याद करेंगे, कुछ हम जो है ग्रंथ भी याद करेंगे। सो हमने ये भी याद किया कि भविष्यत कथा किसकी कल्पना है, किसके द्वारा रचित है, वो है धनपाल जी के द्वारा, और डॉक्टर याकोबी ने इसका संपादन किया था। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो है वो 7वीं सदी में से 11वीं शताब्दी के समय को अपभ्रंश काल का स्वर्ण काल मानते हैं, कि 7वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी तक, 7वीं से लेकर 11वीं सदी तक जो है अपभ्रंश फला फूला उसका स्वर्ण काल रहा। ठीक है, और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, तो यहां पे हमने कुमार शब्द का प्रयोग किया है, तो ये बेसिकली मेल हैं। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है, कि आपका जो अपभ्रंश है उसी ने जो है वो क्या किया, भारत में जो है वो हिंदी भाषा का विकास किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक लैंडमार्क है जो जहां से जो है वो अपभ्रंश है ना, हम कहीं जाते हैं तो हम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हमें पता होते हैं कि ये जगह जो आएगी, ये जगह आ गई, हमने यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। सो अपभ्रंश भी एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है हिंदी का, जो ये सफ़र हम जो तय कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ओके, उनके अनुसार 6ठी से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। ठीक है, अब अपभ्रंश के बाद हम अवहट में आए। ठीक है, अब हम उस संगम के थोड़े से और नजदीक चले गए हैं, अपभ्रंश से हम किसमें घुसे, अवहट। ठीक है, तो अवहट भाषा का जो समय है वो 19वीं से लेकर 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। ठीक है, अवहट बेसिकली कैसा है, 6ठी से 11वीं शताब्दी तक है ना, या फिर मतलब है ना, लेकिन अब जो अवहट है वो कब है, 9वीं से 11वीं, मतलब अपभ्रंश और अवहट जो है वो बेसिकली बीच, अपभ्रंश के बीच में अवहट आया है ना, तो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। तो साहित्य में 14वीं सदी तक जो है उसका प्रयोग होता रहा, और सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बेसिकली किसने किया था, ज्योतिश्वर ठाकुर, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था सबसे पहले अवहट शब्द का प्रयोग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपके पुरानी हिंदी और प्रारंभिक हिंदी के बारे में। ठीक है, पुरानी हिंदी और प्रारंभिक हिंदी के बारे में बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है वो परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है वो बेसिकली परवर्ती अपभ्रंश को ही आपकी पुरानी हिंदी माना। 8वीं 9वीं सदी में जो है वो सिद्धों की भाषा में अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, सिद्ध। ठीक है, सिद्धों की जो भाषा है उसमें भी आपको जो है वो 8वीं 9वीं शताब्दी में जो है वो सिद्धों की भाषा में जो है वो बेसिकली हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ओके, पौमचर्यू में भी जो है वो आरंभिक हिंदी के स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकुर ने जहां भी
पूर्वी हिंदी के बीच में मिल जाते हैं। ठीक है, जो आपके विद्यापति और जोशुआ ठाकुर हैं उनके यहाँ पे भी जो उनकी भी उनके पास से भी उनके ग्रंथों में भी हमें पूर्वी हिंदी के कुछ बीज मिलते हैं। ठीक है, नाथों और जोगियों की वाणी में प्रारंभिक हिंदी का निकट रूप दिखाई पड़ता है ना। नाथ और जोगी, है ना। सो उनमें भी आपको क्या है, प्रारंभिक हिंदी के कुछ गुण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में भी हमें दिखते हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने हमें किस में दिखते हैं, खुसरो की शायरी में। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपकी जो है वो साहित्य जो है आपका 14वीं शताब्दी तक रहा, है ना। ओके, आपके जो खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने जो किस में दिखते हैं, आपके खुसरो की शायरी, अमीर खुसरो, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है वो यहाँ से हम अवघड़ से लेकर हम अब जो है हम आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो है वो किनका जन्म कहाँ से हुआ, अपभ्रंश से इनका विकास हुआ। सर्वप्रथम जो है वो आपका 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो हार्नले ने किया था। ठीक है, 1880 में सबसे पहले जो आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्णन था किसने किया था ना, उसके लिए कोई भारतीय लेखक नहीं था, एक अंग्रेज लेखक हार्नले ने जो है वो इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, हार्नले के अनुसार जो है वो भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्णन है वो, ठीक है, उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 भागों में बांटा। ठीक है, उन्होंने इसको लिखा पूर्वी गौंडियन, पश्चिमी गौंडियन, उत्तरी गौंडियन और दक्षिणी गौंडियन। ठीक है, अब हम बात, अगर आप अब प्रश्न उठेगा कि ये गौंडियन क्या होता है। ठीक है, गौंडियन शब्द उन्होंने जो है वो बेसिकली हमारी प्रदेशों की लैंड के बारे में किया, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। सो उन्होंने बेसिकली किसके लिए, पूर्वी गौंडियन, है ना, पूर्वी गौंडियन के बारे में बात की। तो बेसिकली उनका जो है वो ये, है ना, अगर हम देखेंगे तो ये आपका ये पूरब है ना, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, है ना। सो आपका पूर्वी गौंडियन के बारे में बात हुई। तो यहाँ पे इस उन्होंने जो है वो बात की, इसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमी, उड़िया। ठीक है, तो ये पार्टीशन आपका रहा पूर्वी गौंडियन के लिए। ठीक है, फिर आया आपका पश्चिमी गौंडियन, है ना, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तब ये वाला जो पोर्शन है आपका किसका रहा, पश्चिमी गौंडियन के लिए, है ना। पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी है, गुजराती है, सिंधी है, पंजाबी है ना। फिर उत्तरी गौंडियन, उत्तरी गौंडियन में आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर वाला पोर्शन जिसमें नेपाल वाला है ना, तो इसे हम बोलते हैं आपका उत्तरी गौंडियन। गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी, है ना, जिसमें आपका नेपाल का पोर्शन आया, उत्तराखंड का आया, हिमाचल का आया, बेसिकली थोड़ा सा जम्मू का पोर्शन भी इसमें है। ठीक है, और दक्षिणी गौंडियन में आपका मराठी, दक्षिणी गौंडियन उन्होंने ये लिया जहां पे उन्होंने मराठी भाषा को जो है वो उन्होंने विवरण किया। ठीक है जी, तो ये 4 गौंडियन उन्होंने लिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। मतलब भारत को उन्होंने 4 भाग जो है वो 4 दिशाओं में बांटा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। पूर्व में उन्होंने पूर्वी हिंदी, है ना, बांग्ला, असमी, उड़िया। ठीक है, फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये उन्होंने पश्चिमी में लिया। उत्तर में उन्होंने गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। ठीक है, चलिए ये तो हो, ये कौन थे आपके, ये किसके अनुसार था, हार्नले के अनुसार हमने जो वर्गीकरण किया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रिशन के बारे में। ठीक है, जिन्होंने जो है वो आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज ग्रिशन, जिन्होंने आपका लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिखा था, जिसे हम भारत का भाषाई सर्वेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो है इसको कुछ भागों में बांटा। सबसे पहले उन्होंने बांटा इसको बाहरी उपशाखा में, जिसमें उन्होंने उत्तर पश्चिमी समुदाय डाला। ठीक है, जिसमें उन्होंने
लहंदा और सिंधी भाषा ली। फिर दक्षिणी समुदाय जिसमें मराठी भाषा ली इन्होंने। पूर्वी समुदाय जिसमें उन्होंने उड़िया, बिहारी, बंगला और असमीय भाषाएं जो है वो उन्होंने जोड़ी। ठीक है। फिर मध्य उपशाखा में इन्होंने पूर्व मध्यवर्ती समुदाय में उन्होंने हिंदी, पूर्वी हिंदी जोड़ा। ठीक है। उसके बाद उनका आता है भीतरी उपशाखा, है ना। तो केंद्रीय समुदाय में उन्होंने पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, भीली, राजस्थानी, खानदेशी और गुजराती भाषा का वर्णन किया। ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी वही पुराना ही नक्शा बना है। ठीक है। अगर हम देखें, है ना, अगर हम भारत का नक्शा यहां पे बनाएं तो बाहरी उपशाखा में इन्होंने जो है वो उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम जो है ना, तो कुछ ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने उत्तर पश्चिम में लिया। ठीक है। जिसमें आपका लहंदा था, सिंधी थी। फिर दक्षिणी समुदाय, है ना, तो पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपका दक्षिण समुदाय में इन्होंने मराठी भाषा ली, जो पहले उन्होंने मराठी लिया था, है ना। पूर्वी समुदाय, पूर्वी समुदाय आपका इस तरफ रहा, तो इसमें आपका उड़िया, बिहारी, बंगला, असमिया, है ना, इधर ये आपका जो पोर्शन था ये पूर्वी था ना। फिर आया आपका मध्य उपशाखा, तो मध्यवर्ती समुदाय, पूर्वी हिंदी, तो मध्यवर्ती समुदाय ये रहा आपका। यहां पे हमने बात की पूर्वी हिंदी की। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम, ठीक है, भीतरी उपशाखा की, तो केंद्रीय समुदाय, है ना, तो ये आपका, है ना, तो इसमें आपकी जो है वो बेसिकली ये वाला पोर्शन पश्चिमी हिंदी है इसमें। फिर आपका पंजाबी है, भीली है, राजस्थान यहाँ जैसे, फिर गुजरात, खानदेशी, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका सेंटर वाला पोर्शन, है ना। बेसिकली अगर हम देखें तो भारत के सेंटर वाले पोर्शन को उन्होंने यहाँ पे लिया। ठीक है। फिर पहाड़ी समुदाय उन्होंने लिया। ठीक है। पहाड़ी समुदाय मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ से, अब ये बेसिकली नेपाल वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इन्होंने नेपाली के बारे में बात की। मध्य पहाड़ी में केंद्रीय पहाड़ी जिसमें आपके जो है वो हिमाचल वाला पोर्शन आता है, पश्चिमी पहाड़ी, है ना, तो ये वाला पोर्शन आपका जिसमें आपका बेसिकली क्या जो है वो जम्मू, थोड़ा सा हिमाचल वाला पोर्शन आता है, उसे उन्होंने पश्चिमी पहाड़ी में लिया। ठीक है। ओके। अब आगे हम बात करेंगे, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जी ने ध्वनि और व्याकरण के आधार पर जो है वो आधार बनाकर जो है वो ग्रिसन के वर्गीकरण का जो है वो आलोचना की और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो थे उन्होंने क्या किया कि व्याकरण के आधार पर, व्याकरण को आधार बनाकर जो है वो जो आपका ग्रिसन थे उनकी जो वर्गीकरण था उसकी आलोचना कर दी और उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, जिसे हम उन्होंने नाम दिया उद्दीचीय प्रतीचीय। ठीक है। उद्दीचीय, तो उद्दीच्य से हमारा मतलब है उत्तर, उद्दीच्य से हमारा क्या मतलब है उत्तर, प्रतीच्य से हमारा मतलब है पश्चिम। ठीक है। प्रतीच्य से हमारा मतलब क्या है पश्चिम। ठीक है। उद्दीच्य तो उत्तर, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, मतलब उन्होंने जो है वो यहाँ पे जो है उत्तर भारत में लिया उन्होंने यहाँ पे, है ना, तो सिंधी, लहंदा, पंजाबी, है ना। प्रतीच्य पश्चिम, पंजाब, सॉरी गुजरात और राजस्थान, पश्चिम भाग उन्होंने यहाँ लिया और राजस्थान और गुजराती भाषा के बारे में बात की। ठीक है। फिर मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी और प्राच्य, प्राच्य बेसिकली से बोला जाता है आपका, प्राच्य बोला जाता है आपके पास पूर्व को, तो पूर्व प्राच्य में उन्होंने पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगला, उड़िया, दक्षिणात्य, मराठी। ठीक है। तो हमें ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे याद रखने वाले शब्द कौन से हैं? उद्दीचीय, प्रतीचीय, है ना, कि जो है वो उद्दीचीय प्रतीचीय शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो वो है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने उद्दीचीय, प्रतीचीय, मध्य देशीय और प्राच्य शब्दों का जो है वो उपयोग किया है भाषाओं को दर्शाने के लिए, है ना। फिर क्या हुआ
कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो है वो सुनीति कुमार चटर्जी के वर्णन में थोड़ा सा सुधार किया। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने क्या किया कि सुनीति कुमार चटर्जी के जो वर्गीकरण था उसमें थोड़ा सा सुधार किया। उन्होंने बेसिकली कुछ भी सुधार नहीं किया, उन्होंने थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ा। ठीक है, उन्होंने उदीच्य को वैसे रहने दिया, प्रतीच्य को वैसे रहने दिया, सॉरी, है ना, और जो है वो है ना, उदीच्य को वैसे रहने दिया, प्रतीच्य को वैसे रहने दिया, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती हमने यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, उन्होंने मध्य देशीय में जो उन्होंने जो है वो आपका बेसिकली राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, प्राच्य उड़िया, है ना, असमिया, बांग्ला भाषा जोड़ी। ठीक है, और आपका जो है उन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, उसे बोलते हैं दक्षिणात्य। दक्षिणात्य, ठीक है, दक्षिणात्य में उन्होंने मराठी, है ना, तो है ना, ये वाला पोर्शन उन्होंने मराठी भाषा जोड़ी उसमें। ठीक है, ओके। भोलानाथ तिवारी जो थे उन्होंने अपभ्रंश के आधार पर जो वो वर्गीकरण किया। ठीक है, आधुनिक निर्मित भाषाएं भोलानाथ तिवारी ने किसके आधार पर किया? अपभ्रंश के आधार पर जो आधुनिक निर्मित भाषाएं हैं उनका क्या किया, थोड़ा सा बारे में बात की। अपभ्रंश, ठीक है, तो ब्राचड़, पेशाची, पश्चिमी उत्तरी, है ना, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, फिर शेरसेनी मध्यवर्ती, जिसमें आपकी आई राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर अर्ध मगधी, मध्य पूर्वी, पूर्वी हिंदी, है ना, मगधी पूर्वी, जिसमें बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक है, तो बेसिकली हम ये जो हम शब्द हैं, है ना, ये जो भाषाएं हैं आपकी, ये हमने कहाँ पे उपयोग की हैं? ये अपभ्रंश में आती हैं, है ना, आपकी ब्राचड़, शेरसैनी, अर्ध मगधी, मगधी, है ना, और महाराष्ट्री। ये इनका प्रयोग हमने कहाँ किया था? अपभ्रंश में। तो हमने क्या बताया, जो आपके भोलेनाथ तिवारी है उन्होंने बताया कि जो ब्राचड़ पेशाची है उसमें से आपका लहंदा निकली, पंजाबी निकली, सिंधी निकली और पश्चिमी हिंदी निकली। उसके बाद शेरसैनी भाषा से आपकी जो मध्यवर्ती भाग में थी उसमें राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती निकली। फिर अर्ध मगधी से हमारी पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ और मगधी से हमारी बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया का जन्म हुआ और महाराष्ट्री से हमारी मराठी निकली। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है ना। फिर हरदेव बिहारी का वर्गीकरण, ये अंतिम वर्गीकरण है हमारे पास। हरदेव बिहारी जिन्होंने आधुनिक भाषा का वर्गीकरण किया, तो उन्होंने हिंदी वर्ग में जो है वो मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी बिहारी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, हिंदी तर, ठीक है। अब जो है उन्होंने एक हिंदी वर्ग रखा और एक हिंदी से बाहर का वर्ग रखा, ठीक है। जो हिंदी अहिंदी, जो इसमें जो हिंदी नहीं है, उन्होंने दो वर्ग दिए जिन्हें बोला जाता है हिंदी तर, एक हिंदी वर्ग और एक हिंदी तर वर्ग, ठीक है, अहिंदी वर्ग, जिसमें उन्होंने उत्तरी जो नेपाली भाषा है उसे अहिंदी में रखा है, पश्चिमी में उन्होंने पंजाबी, सिंधी और गुजराती, अहिंदी में गिना उन्होंने दक्षिणी को सिंहली और मराठी को भी उन्होंने अहिंदी कहा, और पूर्व में उन्होंने उड़िया, बंगला और असमिया भाषा को उन्होंने अहिंदी की संज्ञा दी, ठीक है जी। सो ये था हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी भाषा का सफर, जिसमें हमने जो है वो 2 घंटे में सफर तय किया, ठीक है। हमने जो है वो आज हम जो करंट में हिंदी बोल रहे हैं वहां तक हमने अपना ये सफर पहुंचा दिया है। कल हम इस सफर को इससे आगे शुरू करेंगे। ये हमारा सेकंड डेमो क्लास था। अगर आप लोगों को हमारी डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं, ठीक है। हमारे नंबर हैं 94 187 78 310, ठीक है, 9418778310, ठीक है, 94 187 78 310, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं,
कोर्सेज अगर आपको बाय करना है, आपको कोर्स चाहिए, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को डेमो क्लासेस में कुछ आपको लग रहा है कि टॉपिक में कुछ कम है और चीज़ों को और ऐड करना चाहिए, तो आप अपने हमें विचार भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक में कुछ और चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता है, ताकि हम और गहराई में जाएं, क्योंकि हमने टॉपिक को प्रॉपर एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं सारी हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक को और गहराई से करने की आवश्यकता है, तब भी हम उसको कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।